हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें और हम और आप ऐसे ही वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि, अब चार ऑप्शन दे दिए, यानी सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो उसने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कहा फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर, पहला कहा क्वांटिटीज़ सच एज डिग्री, रेडियन एंड स्टेरेडियन। दूसरे में कहा क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम। तीसरे में कहा क्वांटिटीज़ सच एज पाउंड्स, डॉलर्स एंड रुपीज़। चौथे ऑप्शन में कहा क्वांटिटीज़ सच एज किलो, पाउंड्स एंड गैलन्स। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है और आप फिजिक्स लवर हैं, आपको थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है, मज़ा आता है, तो आप जान गए होंगे कि इनमें से तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं और एक ऑप्शन सिर्फ सही है। हालांकि देखने में सब लग रहा होगा कि सब तो फिजिक्स के ही वर्ड हैं। वर्ड से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। उसने पूछा फिजिकल क्वांटिटीज़ इनमें से कौन सी हैं, तो आप पाएंगे पहले ऑप्शन में दिया गया था डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन। ये यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ नहीं हैं। इसका मतलब है कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अलग चीज़ होती है, फिजिकल यूनिट अलग चीज़ होती है। जैसे मास एक क्वांटिटी है और किलोग्राम उस मास की यूनिट है ना। टाइम एक क्वांटिटी है, सेकंड उसकी एक यूनिट है। तो इसका मतलब अगर जिस जिस ऑप्शन में आपको किलोग्राम, मीटर, सेकंड, गैलन, डॉलर यदि आए, ये सब यूनिट्स हैं, यूनिट्स, ना कि क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटी कौन सी है इसमें, तो बी ऑप्शन में दिया गया क्वांटिटीज सच एज लेंथ। लेंथ एक क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर आपने जरा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी बेसिक क्वांटिटीज़। ये साथ के साथ बेसिक क्वांटिटीज़ इसमें दी गई हैं। इसका मतलब बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी सब जो दी गई हैं वो सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सा पेयर सेम डायमेंशन रखता है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से पेयर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। दूसरे ऑप्शन में कहा गया इम्पल्स एंड मोमेंटम। तीसरे ऑप्शन में कहा गया सरफेस टेंशन एंड फोर्स। चौथे ऑप्शन में कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मतलब कुछ ऑप्शन इतने बढ़िया दिए हुए हैं कि एक जैसे ही लग रहे हैं, लग रहा है दोनों की यूनिट सेम होगी। जैसे पहले में दिया गया स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों वर्ड में हीट आ रहा है, तो स्टूडेंट ट्रैप में फंस सकता है। उसको लगेगा कि हीट की यूनिट जूल होती है और दोनों ही हीट हैं, इसका मतलब हीट की यूनिट दोनों की सेम होगी और दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जबकि ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक हीट अलग चीज़ होती है और लेटेंट हीट अलग चीज़ होती है। स्पेसिफिक हीट क्या है, the amount of heat needed to raise the temperature of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। किसी एक चीज़ के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, बल्कि यूनिट मास को, किसी एक चीज़ के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। और किसी एक चीज़ की स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड से उसको लिक्विड में या लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट दी जाती है, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एक अलग चीज़ है और लेटेंट हीट एक अलग चीज़ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों के फॉर्मूले भी अलग हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक हीट में फॉर्मूले में आता है mc डेल्टा टी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जरूर, Q = mc डेल्टा टी। तो इसमें जो C होता है ये स्पेसिफिक हीट होता है। इसको आप नीचे ले जाओगे तो C का फॉर्मूला बन के आएगा Q/m डेल्टा टी। इसमें ये हीट होता है, ये मास होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। और दूसरे वाली हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है Q = ml। ml में ये L है आपकी क्या, लेटेंट हीट। तो इसका मतलब लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो जाएगा Q/m। तो एक के फॉर्मूले में Q/m इंटू डेल्टा टी आ रहा है और एक के फॉर्मूले में केवल और केवल Q/m आ रहा है। तो आपको इससे भी जानकारी मिल जाएगी कि ये हीट पर यूनिट मास है और ये हीट पर यूनिट मास विद पर यूनिट टेम्परेचर है। तो इसका मतलब दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। अब आइए दूसरे ऑप्शन में कहा गया इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो आपको अगर जरा सा भी ज्ञान है और तो आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है पढ़ाई में, तो आपको पता होगा कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम।
इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और बहुत सारे बच्चों को तो अच्छे से याद होता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ही होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो मोमेंटम का होगा। और इम्पल्स का फॉर्मूला एफ इंटू टी से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी सही आ जाएगा, क्योंकि एफ के फॉर्मूले को हम कहते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इंटू टी। तो आप देखिएगा टी से टी कटने के बाद क्या आ गया, एम वी माइनस एम यू। एम वी होता है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, एम यू होता है इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स की यूनिट और मोमेंटम की यूनिट सेम होती है और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो अगर आप देखें तो आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक ही ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप थर्ड और फोर्थ को चेक ना भी करें तो चलेगा, बट फिर भी हम लोग तो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने के लिए आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लीजिए, हो सकता है आगे उस किसी ना किसी दूसरे क्वेश्चन में काम दे जाए। तो थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है, थर्ड में कहा सरफेस टेंशन एंड फोर्स। तो ध्यान दीजिए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स तो फोर्स ही है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम नहीं है। एक फोर्स है, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो सरफेस टेंशन और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में देखिए, उसमें कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। टॉर्क बराबर ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपने ध्यान से चीज़ें पढ़ी हैं तो टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल नहीं है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क एक अलग अलग चीज़ है, अलग अलग क्वांटिटी है, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। हमसे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है और चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक में दिया है एम एल स्क्वायर टी के पावर 2, एक में दिया है एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी, एक में दिया है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एक में दिया है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। तो ये जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद ही होगा ना। मेन चीज़ है आपको डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं रटने हैं, ना डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने होते हैं, आपको फिजिकल फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपने फिजिकल फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको आराम से डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो देखिए फिजिकल फॉर्मूला क्या कहता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। सबको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें हाफ कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एम का हो जाएगा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -1 होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल और टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला टी। ये तो पता होगा ना। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है, t का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t होता है। तो m l t की पावर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो पूरा मिला के बन जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2। ऑप्शन में ढूंढिए कहीं है क्या m l स्क्वायर t की पावर -2, तो सी ऑप्शन में दिया गया है m l स्क्वायर t की पावर -2, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ फोर्स F इज गिवन बाई, F दे रखा है आपको F, फोर्स F इज गिवन बाई AT प्लस BT स्क्वायर, और उसके साथ साथ कहा है वेयर T इज टाइम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ओके, तो आपको पहली बात डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि आपको समझना, उसने क्वेश्चन में दिया है F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमें फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होता है, टी टाइम है इसमें, इसका भी पता होता है, और हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। तो अगर आपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ा हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब वो क्वांटिटीज ही सिर्फ हम लोग फिजिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल होते हैं। तो अगर हमने इसको और इसको ऐड किया है और उसके ऐड करने से एक नई क्वांटिटी आई है, तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से लिखें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए टी बराबर डायमेंशन ऑफ एफ, यानी डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और ए टी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, तभी ये फिजिकल इक्वेशंस करेक्ट होगी।
अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके इक्वल है और मुझे ए का निकालना है तो बताइए डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ ए, तो टी को आप कहाँ ले जाएंगे, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन टी, ये हो जाएगा। तो यानी ए का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स अपॉन टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा। और फोर्स का आप जानते हैं ml_2, किसी भी टाइप के फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है ml_2 अपॉन में टाइम का दिया हुआ है t, तो इसका मतलब इस t को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा ml_3। तो एक आ गया ml_3, ऑप्शन में ढूंढिए ml_3 दो ऑप्शन में है, अगर केवल एक ही ऑप्शन में होता तो ml_3 को हम लोग तुरंत आंसर लगा देते, लेकिन दो ऑप्शन में है इसलिए अभी आपको एक और भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं बी का भी ढूंढना होगा ताकि आप आराम से निकाल सकें। तो अब डायमेंशन ऑफ बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। अब बताइए बी का, अब अगर आपको बी का निकालना है तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई टी स्क्वायर के इक्वल, टी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो जो एफ का होगा और जो टी स्क्वायर का होगा उन दोनों के को डिवाइड करा दीजिए। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला ml_2 और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी स्क्वायर ऊपर ले जा करके आपका बन जाएगा ml_4, क्योंकि ये t की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होकर के ये बन जाएगा ml_4। जरा ढूंढिए ml_4 भी कहीं है क्या, तो हमने पाया कि दोनों चीज़ें, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला ml_3 और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml_4 दोनों ही आपको डी ऑप्शन में मिल रहे हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये 3-4 क्वेश्चंस कर लेने के बाद कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको वीडियोस देखना है तो पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो कंप्लीट वीडियो से आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाएगी और एग्जाम में MCQs को कैसे टैकल करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़, एक एक फंडा मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और फिर आराम से उस वीडियो से कुछ चीज़ें जो आपको नोट डाउन करने लायक लग रही हैं उनको नोट डाउन करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे MCQs उतनी आसानी से ही सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 106 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 106 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द वैल्यू इन SI यूनिट, मतलब हमें इसको सिर्फ SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। आपको प्रेशर दिया हुआ है CGS यूनिट में, प्रेशर कितना दिया है 106 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ रहे होंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स की यूनिट एक होती है न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर। इसलिए पास्कल या प्रेशर की SI यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है तो आप बड़े आराम से मुझे बता सकेंगे कि 1 डाइन में कितना न्यूटन हो जाएगा। डाइन CGS यूनिट होती है ना, फोर्स की CGS यूनिट डाइन होती है, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। देखिए केवल मुझे, मेरा मकसद आपको MCQ सॉल्व करा के आंसर देना नहीं है कि देखो इसका ऑप्शन 3 है, इसका ऑप्शन 2 है, इसका ऑप्शन 1 है। मतलब इस टाइप की वीडियोस बनाकर कोई फायदा नहीं है और ना इस टाइप की वीडियोस देख के आपको कोई फायदा मिलने वाला है। आपको जानना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम देंगे तभी सीख पाएंगे। मतलब ये ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है कि छोटी वीडियो है, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उससे क्या फ़ायदा, सीख तो कुछ नहीं पाओगे। तो सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं क्वेश्चन सिर्फ उठा रहा हूँ, क्वेश्चन लेकर के आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ। क्या कि आपको एक बात तुरंत याद कर लेनी है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ समझ लीजिए एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, और आपको ऑप्शन में दे रखा हो 10⁵ डाइन, 10⁴ डाइन, 10�3 डाइन, 10�6 डाइन, इस टाइप से आपको ऑप्शन में दे रखा हो आंसर। तो इसका मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन ये भी बन गया। तो अगर आपको 1 न्यूटन को कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये याद हो गया, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। अब बताओ 1 डाइन में कितना न्यूटन, ये और अच्छा क्वेश्चन बन गया कि 1 डाइन में कितना न्यूटन। वाह, डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा, तो नीचे जाएगा ये और ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन नीचे जा करके। तो अब नीचे जाएगा तो ऊपर लेकर के क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। तो 1 डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन। अब दूसरी बात पे आ जाओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर,
100 सेंटीमीटर, नहीं 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को वहीं रहने दीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देखिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। अब रही बात इसकी, मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है, मैं तो डायरेक्टली आपको क्या कर सकता हूँ कि डाइन को डायरेक्ट लिख सकता हूँ न्यूटन में, सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकता हूँ मीटर स्क्वायर में कि कितना होता है। मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है और 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है, और मैंने तुरंत यहाँ पे वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया। बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। रट पाओगे क्या? नहीं रट पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन अपने आप खुद से करना आ जाए। तो इसके लिए अभी आपने पहले देखी जान लिया कि एक डाइन को न्यूटन में कैसे बदल रहे हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदल रहे हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला, चलिए अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 106। अब डाइन की जगह पर लिख देंगे न्यूटन कितना? 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर कितना? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लिख जाएंगे तो हो जाएगा 106 × 10⁻⁵ + 4, क्योंकि माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये बन जाएगा 106 × 10⁻⁻1, मतलब 106/10। इसको सॉल्व कर देंगे तो 10.6। अब देखिए 10.6 कहीं दिया है क्या? 10.6 कहीं दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? 10.6 नहीं दिया है। इसका मतलब ऑप्शन में जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि आपको सिर्फ डाइन को बदलना था न्यूटन में और सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना था मीटर स्क्वायर में, और हम जान गए कि डाइन जो है वो न्यूटन में इतना होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में इतना होता है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन गलत है। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑप्शन में दी हुई सारी चीज़ें आपको गलत मिल जाएँ। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 106 × 10⁻⁵ यही होगा। 106 × 10⁻⁵ ऊपर और 10⁻⁴ नीचे, ऊपर जाकर के बन जाएगा 10⁻⁻1। फिर इसी 10⁻⁻1 को नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 10.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन में एक दे रखा है आपको 106 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे 106 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 106 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों सेम चीज़ कैसे हो सकती हैं? नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने क्या कर देना है, ये ऑप्शन में पॉइंट लगाना भूल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन में जो नहीं मिला कोई बात नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको 10.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट ए फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T is taken as fundamental unit, then the dimensional formula of energy। हमें एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। देखिए वैसे तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T⁻², लेकिन ये कब होता है? जब आप मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल मानते हैं, तब एनर्जी का फॉर्मूला बनता है mL²T⁻²। लेकिन इसने क्वेश्चन में हमसे डिमांड की है कि आप फोर्स को, एक्सेलरेशन को, टाइम को मानिए फंडामेंटल। जब आप फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल मानेंगे तो तब बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा। यानी क्या मजे का क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है एनर्जी का फॉर्मूला मुझे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में बताओ। वैसे आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद रहता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, लेकिन इसने अलग ही टर्म्स में पूछा आपसे, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में। चलिए आइए देखते हैं, तभी बाद में ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसने कहा कि एनर्जी जो है वो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम यही मान लेंगे कि जो एनर्जी है वो फोर्स पर, एक्सेलरेशन पर और टाइम पर डिपेंड करेगी। और किस प्रकार से डिपेंड करेगी? तो हम मान लेंगे कि इज डिपेंड अपॉन, डिपेंड का मतलब ही होता है फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं मान लूंगा कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F⁴A, और आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है A⁴B और टाइम दिया गया है T, तो T⁻C मान लूंगा। मतलब मैंने ये मान लिया कि जो एनर्जी है वो फोर्स की A पावर पर, एक्सेलरेशन की B पावर पर और टाइम की C पावर पर डिपेंड करेगी। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस प्रोसेस को, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को जब हम इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा K F⁴A⁴B और T⁻C। अब देखिए इसके बाद हमें दोनों टाइप का क्या लिखना होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है। तो राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों ओर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए आप सबसे पहले। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं होता है mL²T⁻² इज इक्वल टू K का हम जानते हैं कि क्या होता है, K का ही रहेगा। F का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL T⁻², उसकी पावर कितना? A।
और a एक्सेलरेशन लिया है इसने, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला l t की पावर -2 उसकी पावर b, और ये क्या है t, तो t की पावर c। अब देखिए ऐसे ही करना आपको, ठीक है, फोर्स का लिखा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, t का टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। अब उनको कंपेयर कराना है। कैसे कंपेयर कराएंगे, पहले एक जैसा बना लीजिए। तो m की पावर यहाँ कितना आ गया a, यहाँ पर और कहीं m है नहीं। l की पावर यहाँ कितना है a और यहाँ कितना है b, तो a प्लस b। t की पावर यहाँ कितना है -2a और यहाँ पर कितना है -2b और यहाँ पर कितना है +c। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ ये आ गया ml² t की पावर -2। देखिए अब क्या करना होता है, हमारा मकसद होता है a, b और c की वैल्यू फाइंड करना बाई एनी हाउ। बड़े मजे के साथ a और b c की वैल्यू मिल जाएंगी कंपैरिजन करके। तो कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को कंपेयर करिए, तुरंत डायमेंशन फॉर्मूला बनता हुआ मिलेगा आपको। तो a की वैल्यू 1, क्यों भाई, यहाँ m की पावर कितनी है 1, यहाँ m की पावर कितनी है a, तो m की पावर a और m की पावर 1 में a इक्वल टू कितना हो जाएगा सीधे 1। यहाँ पर a l की पावर कितनी है a प्लस b और यहाँ कितनी है 2, तो a प्लस b बराबर 2, इसका मतलब 1 प्लस b बराबर 2 यानी b बराबर 1। अगर b बना गया तो t की पावर देखिए जरा, यहाँ है -2a, यहाँ है -2b और यहाँ है +c इज इक्वल टू कितना -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करिए इसको। तो a की वैल्यू भी आपको क्योंकि मिल चुकी है और b की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, तो अब आप a और b की दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए। कितना हो जाएगा -2 इंटू a की वैल्यू 1, -2 इंटू b की वैल्यू 1 प्लस c बराबर -2, ये हो जाएगा -4, c बराबर -2 प्लस 4 यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, है ना। ये -2 और -2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो c की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। बड़े मजे के साथ आपको तीनों वैल्यूज मिल गई। तो एनर्जी का फॉर्मूला सीधे सीधे बन के आ जाएगा E बराबर k को कुछ लिखो ना लिखो, वो k एक्सपेरिमेंट से बना जाता है। तो f की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 2। जरा देखिए कहीं FAT² दिया हुआ है क्या, ओहो वेरी गुड, FAT² बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बड़े आराम से आपने देखा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जिसका कहना नहीं। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, हर एक ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि कभी भी आपसे कह देगा कि फोर्स को मुझे इस टर्म में बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, मतलब ये एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स के टर्म में देखिए क्या आ गया। आपने जान लिया कि आज के बाद से आप लिख सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला FAT² के इक्वल भी होता है, जिसमें कि F फोर्स है, A एक्सेलरेशन और T टाइम है, ठीक है ना। तो इन तीनों के टर्म्स में भी हमें फॉर्मूले मिल जाते हैं, ठीक है, एनर्जी के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो भी मुझे लगता है कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। इसने कहा इफ फोर्स F, वर्क W एंड वेलोसिटी V। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर लग रहा है कि मैंने जल्दी मिटा दिया तो आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में और उसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करिए और एंजॉय करने की कोशिश करिए। जितना आसानी से आप लोग चीज़ों को सीखना चाहेंगे उतनी आसानी से सीखी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया इफ फोर्स F, वर्क W एंड वेलोसिटी V are taken as fundamental quantities then what is the dimensional formula of T। हमें टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। क्या क्या कमाल का क्वेश्चन है, मतलब हमसे पूछ रहा बताओ टाइम का फॉर्मूला बताओ किसके टर्म्स में, फोर्स, वर्क और वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है ना। V को यहां पर वेलोसिटी लिया गया है। देखिए तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मतलब ज़्यादा आपको बार बार वो चीज़ नहीं बताऊंगा, तो आप सिंपली डायरेक्ट लिख दीजिए टी, क्योंकि इस तरफ है टी ही है, टाइम टी ही है और हमें टी का ही फॉर्मूला बनाना है। तो टी इज इक्वल टू के की पावर के इंटू सॉरी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे डिपेंड कर रहा है, एफ की पावर ए, डब्ल्यू की पावर बी और क्या बचा है वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर सी पर डिपेंड करेगा। अब बस आपको क्या करना है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख देने हैं। तो आप मुझे खुद बताओ कि m0 L0 t इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर रखिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t की पावर -2, W मतलब वर्क, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t की पावर -2, वेलोसिटी, वेलोसिटी है ये, वॉल्यूम नहीं है, गलती मत करना, l t की पावर -1 की पावर c। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। m की पावर यहाँ पर, इसकी पावर कितना था a, इसकी पावर b और इसकी पावर c थी, तो m की पावर यहाँ पर कितना है a, यहाँ कितनी है m की पावर b, यहाँ कितनी है, इधर m है ही नहीं। चलिए तो l की पावर यहाँ कितना a, l की पावर यहाँ कितना 2b, l की पावर यहाँ कितना c, t की पावर यहाँ कितना है -2a, यहाँ कितना है -2b, यहाँ कितना है -c। क्या बात है, ठीक है। चलिए अब इसको कंपेयर कराएंगे m0 L0 t। अरे भाई आप बताओ ना, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला तो
m पे डिपेंड नहीं करेगा ना, मास थोड़ी है टाइम में, टाइम तो बस टाइम अकेले, तो m की पावर 0 ले ली, l की पावर 0 ले ली, ना तो ये मास पे डिपेंड करता है ना लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम अकेले, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t हो गया। अब m की पावर यहाँ है a प्लस बी, यहाँ है 0, तो कंपेयर करने पर आपने पाया कि a प्लस बी बराबर 0, और l की पावर यहाँ है a प्लस 2b प्लस c, और वो भी यहाँ पर है 0। अब एक वहाँ पर मिल गया आपको -2a माइनस 2b और माइनस का c बराबर 0। देखिए नहीं सॉरी 0 नहीं, अब देखो t की पावर यहाँ कितना -2a माइनस 2b माइनस c, और यहाँ कितना है t की पावर 1, तो इसको 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय यानी हाउ a b और c की वैल्यू निकालनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको डरना नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व हो सकती हैं, या तो आप सीधा सीधा एक तरीका लगाइए कि a की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ और यहाँ दोनों में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन b और c में मिल जाएगी, या मुझे तो बहुत आसान लग रहा है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब जल्दी से दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस c और माइनस c गायब हो जाएगा, a माइनस 2a मतलब माइनस का a, 2b माइनस 2b ये भी गायब, अरे वाह, लो जी ऐड करने पर c से c कटा, 2b से 2b कटा, ये बचा a माइनस 2a मतलब माइनस का a बराबर 1, यानी a बराबर -1। चलिए a की वैल्यू -1 मिल गई तो यहाँ रख दीजिए, तो 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर 1। और जब आपको a b दोनों मिल गए तो a की वैल्यू यहाँ रखिए -1 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ रखिए 1, और प्लस c की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस c बराबर 0, यानी c की वैल्यू -1। आपको a b और c तीनों मिल गए, जब तीनों मिल गए तो तीनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, और फिर लिखिए t बराबर क्या हो जाएगा k, f की पावर कितना, f की पावर a कितना है, f की पावर -1, a की वैल्यू रख दी उठा करके -1, w की पावर कितना, b की पावर कितनी है 1, वेलोसिटी की पावर कितना -1, तो इसका मतलब वेलोसिटी की पावर -1। अब ये देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन में दिया है क्या कि f की पावर -1, w की पावर 1 और v की पावर -1। देखिए w की पावर 1, हाँ ठीक है, f की पावर -1, हाँ ठीक है, v की पावर -1 डी ऑप्शन में है, देखिए आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन में w की पावर 1, f की पावर -1 और v की पावर -1 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ, ओहो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से किसके जैसा होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और एक और कोई दूसरी क्वांटिटी जो 4 ऑप्शन में दी हुई है, इनमें से कौन दो चीज़ें एक जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला रखती हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी और एक ऑप्शन दिया है फोर्स, एक दिया प्रेशर, एक दिया वर्क, एक दिया मोमेंटम। देखो एनर्जी की यूनिट जूल होती है और वर्क की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है ना, तो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट जूल होती है, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t की पावर -2 होता है, वर्क का भी और एनर्जी का भी। ये तो सीधे सीधे याद रखने वाली बात है कि एनर्जी और वर्क दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है, जो कि क्या होता है ml² t की पावर -2, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बाकी फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो फोर्स का एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो नहीं सकता। प्रेशर की यूनिट पास्कल, पास्कल का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो नहीं सकता। फिर मोमेंटम की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसका दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, इसलिए बस वर्क इज द राइट आंसर, मतलब कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन, इनमें से कौन कौन से ग्रुप हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, सॉरी डिफरेंट हैं, ओके डिफरेंट पूछे हैं, वाह क्या क्वेश्चन बनाया। तो आपके पास डिफरेंट पूछा है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में सेम पूछा करता था, लेकिन इस बार डिफरेंट पूछा है। तो पहले ऑप्शन में देखिए, पहले में कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, वोल्टेज की भी एसआई यूनिट वोल्ट, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी एसआई यूनिट वोल्ट। तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा क्योंकि तीनों की यूनिट सेम है। नेक्स्ट प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला भी आएगा आपका, अभी देखते हैं यंग मॉडल्स का फॉर्मूला सेम आता है कि नहीं। तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला वैसे सेम ही आता है, क्यों, क्योंकि देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। तो अगर मैं यहाँ से y को इस साइड ले जाऊँ, इसमें y ही यंग मॉडुलस होता है, तो y बराबर हो जाएगा आपका एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये ए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर होता है, यही स्ट्रेन होता है वैसे, डेल्टा एल बाई एल, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो यही स्ट्रेन बन जाएगा। तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। तो इसका मतलब यंग मॉडुलस, स्ट्रेस और प्रेशर तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब बचे क्या, हीट
एनर्जी एंड वर्क डन। तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है, क्योंकि हीट कैसा यूनिट जूल, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल, वर्क डन की ऐसा यूनिट भी जूल। तो पहले 3 ऑप्शन में 3 जो पेयर दिए हुए हैं तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, इसलिए पहले 3 तो नहीं हो सकते क्योंकि उसने डिफरेंट पूछा है हमसे। अब चौथे पे आ जाइए, तो इतना का डायपोल मोमेंट, भाई डायपोल मोमेंट होता है Q × 2A, चार्ज इंटू डायपोल की लेंथ, चार्ज इंटू डायपोल की लेंथ। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds, E.ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में, मतलब ऐसे क्या डायरेक्टली, है ना भाई, दोनों देखो ना साहब, ये तो चार्ज इंटू लेंथ है, चार्ज इंटू लेंथ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया नहीं। इसका मतलब है कि पहले 2 ही गलत हो गए, तो फिर तीसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे तीसरे में दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई का सेम कैसे हो सकता है, फाई तो खुद E और ds से मिलकर बन रहा है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले डिफरेंट हैं और तीनों की अलग अलग यूनिट भी हैं। तो खैर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन SI यूनिट द फंडामेंटल यूनिट्स आर, यानी इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। SI सिस्टम में कौन सी इनमें से फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा याद किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में और उन 7 की नाम आपको पता है, तो आप ऑप्शन ढूंढिएगा तुरंत आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और उन 7 की जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। तो इसने पूछा इनमें से कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आप देखिएगा, मीटर की लेंथ की देखो, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। ढूंढिए ऐसा कहीं दिया है क्या ऑप्शन में। तो आपको मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, है ना, पहले में दिया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो यही तो सही है। वैसे इसने फंडामेंटल यूनिट्स में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलाम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर तीसरे वाले ऑप्शन में दिया मीटर, न्यूटन, तो मीटर न्यूटन नहीं हो सकता, हटा दीजिए बिल्कुल। फिर तीसरा मीटर, किलोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, लक्स है, लक्स नहीं होता, तो इसमें से लक्स हटा दीजिए। तो डी ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन भी कट गया। अब बी और ए में आप आइए, देखिए बी और ए में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बी और ए में केवल आपने एम्पियर और कूलाम को हटाया है। तो कुछ लोगों के मुताबिक तो चार्ज को फंडामेंटल माना गया है और कुछ के मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना जाए तो एम्पियर वाला ऑप्शन सही होगा, और अगर चार्ज को फंडामेंटल यूनिट माना जाए तो कूलाम वाला सही होगा। वैसे इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का डिलेमा आपके लिए एग्जाम में कभी नहीं डाला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी इस चीज़ को जान करके देखेगा कि एक ही चीज़ डालनी है, या तो कूलाम देगा या तो ऑप्शन में एम्पियर देगा। यहाँ 2 ऑप्शन दिए, दोनों में से एक में कूलाम और एक में एम्पियर, और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ पता नहीं है अभी। मतलब कुछ का मानना है कि चार्ज फंडामेंटल होता है, कुछ का मानना है कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल होती है। इसलिए वैसे ज़्यादातर किताबों में इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए मैं ए ऑप्शन के साथ जाऊँगा। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन इज़ द एप्रोप्रिएट आंसर, बट कुछ किताबों में हो सकता है इसका आंसर बी भी दिया गया हो, क्योंकि कुछ लोग कूलाम को भी फंडामेंटल मान लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। और अगर आपको वाकई में वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाहट कैसी, तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम लोगों को और नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।